Okay, so we had read the about Delhi Sultanate, जहाँ पर हमने देखा था कि सैयद और लोधी रूलर्स वगैरह जो थे वो लेटर स्टेज में आते हैं दिल्ली सल्तनत में। और सैयद या लोधी रूलर्स जो होते हैं वो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन को, इसके फॉल को जो है रोक नहीं पाते हैं। ओके, और इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के इस डिक्लाइन की वजह से जो एक पॉलिटिकल राजनीतिक जो है एक कह सकते हो अराजकता जो फैलती है, पॉलिटिकल जो कैओस फैलता है, उसका फ़ायदा जो है बाबर उठाता है और इंडिया में जो है वो मुग़ल डायनेस्टी के शासन की स्थापना करता है। So well, that is of course we are going to read about this Mughal dynasty in India at greater detail। हम ये देखेंगे कि कैसे मुगल्स ने जो है इंडिया में अपना एम्पायर बनाया, मुग़ल रूलर्स कौन थे, और फिर मुगल्स ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस फ्रंट्स पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ या किस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो की, या फिर क्यों जो है माइटी मुग़ल एम्पायर जो है क्यों उसका डिक्लाइन हुआ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड अ ब्रीफ टाइम लाइन ऑफ दिस होल मुग़ल डायनेस्टी इज़ राइट हियर। बैटल ऑफ पानीपत के साथ ही जो है बाबर मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करता है 1526 में। उसके बाद 1530 में जो है हुमायूं जो है वो शासक बनता है। शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को हराता है, भगाता है, और उसके बाद जो है वो जो है गद्दी पर बैठता है। शेरशाह सूरी जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में वो हारता है और अकबर जो है वो शासक बनता है। आफ्टर दैट यू हैव 1605 जहांगीर जो है वो अकबर के बाद शासक बनता है। फिर शाहजहाँ, राइट, शाहजहाँ के पीरियड में ही जो है 1653 में ताजमहल बनाया जाता है। 1658 औरंगजेब शासक, और उसके बाद जो है 1707 में औरंगजेब का डेथ। और औरंगजेब के डेथ के बाद जो है मुग़ल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन जब शुरू होता है तो होते होते इवेंचुअली जो है 1857 में कह सकते हो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो रिवोल्ट के साथ ही जो है या उसके फेलियर के साथ ही मुग़ल डायनेस्टी इंडिया में जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में कहो तो मुग़ल डायनेस्टी उससे पहले ख़त्म हो चुकी थी। आफ्टर औरंगजेब मुग़ल डायनेस्टी हैड लॉस्ट इट्स पावर एंड एवरीथिंग, और इट हैड स्टार्टेड लूजिंग द पावर एंड एवरीथिंग। तो खैर ये मुग़ल डायनेस्टी का जो है एक कह सकते हो ब्रीफ टाइमलाइन रहा। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल। अब मुग़ल्स की जहाँ तक बात है तो मुग़ल जो थे वो अपने आप को गेंगिस खान, जो हमारे यहाँ चंगेज खान भी कहते थे, उसके जो है डिसेंडेंट मानते थे, उसके वंशज मानते थे। गेंगिस खान जो था वो मंगोल ट्राइब जो थी उसका रूलर था चाइना और सेंट्रल एशिया में। तो बेसिकली जो है ये कह सकते हो कि मदर के साइड से जो है ये लोग गेंगिस खान के वंशज अपने आप को मानते थे, और फादर के साइड से जो है वो तैमूर, जिसने कि दिल्ली पे अटैक किया था 1398 में, ये तैमूर के वंशज थे फादर के साइड से, 5वीं जनरेशन में, राइट। तो एक तरफ दो तरफ जो है कह सकते हो कि ग्रेट वॉरियर फैमिलीज या क्लैंस से ये बिलोंग करते थे। और ये नाम जो मुग़ल जो नाम है ये जो है मंगोल वर्ड से ही डिराइव किया गया है। तो मुग़ल जो थे, एक मंगोल नाना के साइड मान लो कि मंगोल हो गया और दादा का साइड जो है वो तैमूर का हो गया। और मुग़ल जो थे इन्होंने तिमूरी ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन को फॉलो किया। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, कि एक राजा के बाद दूसरा जो उसका उत्तराधिकारी जो बनेगा तो उसकी व्यवस्था क्या थी, तो वो इसमें इन्होंने तिमूरी ट्रेडिशन को फॉलो किया। इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस ऑफ थ्रोन जो होता है ये सभी भाइयों के बीच में बटा होता है। तो मतलब कि सबका जो है गद्दी पर वाजिब हक है, तो अब जो हासिल कर ले। तब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर मान लो 4-5 भाई हैं तो सबके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ज़रूर रहेगा। और यही वजह है कि मुग़ल एम्पायर के अंदर जो है भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा चांस रहता था, जो कि मान लो कि कौन शासक बनेगा इस बात पे जो है भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा चांस बनता था। ओके, देयर वाज ऑलवेज लेफ्ट देयर वाज ऑलवेज रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ब्रदर्स। बहुत सारे एक्चुअली रेफरेंसेस है, देयर आर मेनी रेफरेंसेस ऑफ रिबेलियन। ओके, मुग़ल प्रिंसेस के द्वारा जो है रिबेलियन के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो कि हिस्टोरियंस के द्वारा छोड़े गए हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पहला जो बाबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। बाबर ने ही जो है स्थापना की थी भाई इस डायनेस्टी की, तो बाबर तो भाई सबसे पहला हो गया ना, बिगनिंग पॉइंट हो गया। तो बाबर जो है वो पहले फरगना का शासक बना ट्रांसोक्सियाना में 1498 में। तो मतलब अपने गांव में, अपने एरिया में जो है कहीं पर वो जो है शासक बना 1494 में। लेकिन बेचारे को उसके अपने राज्य से ही भगा दिया गया, और उसको भगाया गया था उज़्बेक्स के द्वारा। उज़्बेक भी काफ़ी लड़ाके हैं, ठीक है ना। तो उज़्बेक ने जब उसे अपने होम टाउन ट्रांसोक्सियाना से जब भगा दिया फरगना 1494 में,
तो वहाँ से फिर वो जो है जाता है काबुल, और वहाँ पर जो है वो एक एरिया पर कब्जा करता है 1504 में। तो चलो वो काबुल में आके सेटल होता है। इन द मीन टाइम सिकंदर लोदी के डेथ के बाद बेसिकली लाइक लोदी डायनेस्टी का जो है शंख बज गया, और फिर दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था, वो बाबर को बुलाता है कि भैया आप इंडिया पर अटैक करिए ना, बिल्कुल खाली जगह है एकदम से, है बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और फिर जो है बाबर जो है वो इंडिया आता है, और इंडिया आके जो है ऑफ कोर्स लाइक इब्राहिम लोदी भाई साहब जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी कह सकते हो कि मजबूत लड़ाके, वो जो है उनके साथ युद्ध करते हैं, और वेल बाबर जो है उनको हरा देता है। तो भाई चूँकि इब्राहिम लोदी जो है वो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, तो उनको उसने हरा दिया, तो उसके बाद जो है वो बन गया सुल्तान ऑफ दिल्ली, और वो जो है इंडिया में मुग़ल रूल की स्थापना कर दिया। उसने जो है मेवाड़ के राणा सांगा को भी हराया, जो कि दिल्ली और आगरा के आसपास का जो है शासक हुआ करता था। राणा सांगा मेवाड़ दिल्ली आगरा के एरिया को कवर करता था। तो बैटल ऑफ खनवा में 1527 में, ठीक है टाइमलाइन को याद रखो, 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पर कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हराता है। फिर 1527 वो जो है राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को हराता है, जो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास और आगरा वगैरह के एरिया का जो है शासक हुआ करता था। फिर उसके बाद 1528 में वो जो है चंदेरी के राजपूतों को हराता है, और इन सब जीत के साथ जो है वो कह सकते हो कि एक ऑल इंडिया एम्पायर की नींव जो है बाबर रखता है। बाबर के बाद ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट मुग़ल रूलर्स होते हैं बाबर के बाद, दे आर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अब हुमायूं को देख लेते हैं। 1530 में जो है शासक बना था, सॉरी जन्म हुआ था 1556, ब्रीफ पीरियड है हुमायूं का। तो बाबर के डेथ के बाद हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा 1530 में, ठीक है 26 ईयर्स तक का इसका पीरियड रहा, तो लेकिन पूरा टाइम में ये शासक नहीं रहा। अब जो इम्पेरियल पावर जो बाबर ने बना के दिया था, और मुग़लों की जो एक हेजिमोनिक फोर्स, जो एक इन्फ्लुएंस तैयार किया था बाबर ने, अब उसको बना के रखने के लिए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि राजा बनना, पावर हासिल करना या पावर उत्तराधिकार में हासिल कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि जो पावर आपको मिला है, जो उत्तराधिकार में आपने हासिल किया है, इसको बना के रखना। तो इसके लिए हुमायूं को जो है एक तरफ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जो है इसको अफ़गान से लड़ना पड़ता था, ठीक है। दूसरी तरफ उसको जो है अपने भाइयों के साथ भी जो है झंझट करना पड़ता था, और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अफ़गान्स के अगेंस्ट जो उसका स्टैंड था, अफ़गान्स के अगेंस्ट जो उसका पावर था वो कमज़ोर पड़ रहा था। इधर अफ़गान जो थे वो शेर खान के लीडरशिप के अंदर यूनाइटेड हो चुके थे, जिसको कि शेर शाह सुरभी कहा जाता था। शेर शाह जो है वो सासाराम जो अभी के बिहार में है वहाँ से शासन करता था। तो उन्होंने जो है गौर पे कब्जा कर लिया, जो कि बंगाल की राजधानी थी, और उसके बाद जो है महमूद शाह जो था रूलर ऑफ बंगाल, उसको जो है पकड़ लिया। शेर खान ने उसके बाद हुमायूं को भी हरा दिया। पहले तो बैटल ऑफ चौसा में हरा दिया 1539 में, और उसके बाद कन्नौज के बैटल में 1540। अब उसके बाद जो है हुमायूं इंडिया से भागा सीधा और जाके पर्सिया में उसने शरण ली। शेरशाह ने जो है फिर सुर डायनेस्टी की स्थापना की, और उसकी राजधानी भी दिल्ली हो गई। उसने जो है रुपया इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन है, देखो रुपया इंट्रोड्यूस किया, मिलिट्री और पोस्टल सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। उसका जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, ये जो है बाद में मुग़ल लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी जो है बेसिस बन गया। खैर अब इधर से हुमायूं जो भागा हुआ था, तो पर्शियन किंग शाह तहमस्प जो था, उसकी मदद से हुमायूं ने जो है फिर काबुल पे कब्जा किया, काबुल और कंधार पे, और फिर जो है उसने दिल्ली और आगरा भी जीता। और इस तरीके से उसने जो है 1555 में मुग़ल रूल को दोबारा रीएस्टैब्लिश किया। लेकिन बेचारे की किस्मत बुरी को कि 1556 में वो मर गया, और अब उसके बाद बच गया उसका नाबालिग बेटा अकबर। ओके, तो इस तरह से काफ़ी दुख भरी कहानी है बेचारी की, है ना। 30 में शासक बनता है, 9-10 साल के अंदर में जो है शेरशाह सूरी उसको भगा देता है, और उसके बाद जो है 1555 में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद बेचारा जो है वो दोबारा कब्जा कर पाता है, राइट, और 1 साल के अंदर जो है उसके टिकट कट जाता है। खैर अब इसके बाद आती है अकबर की बारी। अकबर के बारे में इन्फॉर्मेशन के जो 2 मेजर सोर्सेज हैं, एक तो है आपका अकबरनामा और दूसरा है आईन अकबरी, ठीक है।
अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि उसके अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक है। तो अकबरनामा का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बात करता है, और सेकंड वॉल्यूम जो है वो अकबर के शासनकाल की चीज़ों के बारे में बात करता है। और इसके कंक्लूडिंग पोर्शन में जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के खेतीबाड़ी के सिस्टम और एम्पायर, ठीक है, उसके बारे में डिटेल मिलता है, और इसी को जो है आईने अकबरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको काफ़ी रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल भी मिलता है फसल वगैरह के बारे में, फसल की उपज फसल क्या होते थे, उनकी उपज क्या होती थी, उनके दाम क्या होते थे, मजदूरी क्या थी, रेवेन्यू क्या थी, वगैरह वगैरह। अब देखो अकबर जो था वो सिर्फ 13 साल का था जब हुमायूं का डेथ हुआ। अब उसके बाद जो है उसके तख्तपोशी के साथ ही, कोरोनेशन के साथ ही 1556 में उसके ट्यूटर जो थे बैरम खान, वो जो है उसके रीजेंट बन गए। रीजेंट मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो गार्जियन, कस्टोडियन, जो भी कहो, ठीक है ना। वो जो है वकील बन गए किंगडम का, और उनको टाइटल मिला खाने खानम का। तो अकबर के नाम पर शासन करते हुए बैरम खान काफ़ी पावरफुल हो गया, और उसके रिजेंसी पीरियड का जो एक मेजर अचीवमेंट था वो था डिफीट ऑफ हेमू, जो कि सुर डायनेस्टी का जो है वजीर था, ओके, मंत्री के लेवल का था। तो अफगान फोर्सेस के साथ जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में, जो कि मुग़ल एम्पायर के लिए बड़ा खतरा था। हेमू भी जो है मुग़ल एम्पायर के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि वो अफ़गान इन्फ्लुएंस को, अफ़गान पावर को जो है रीइंस्टेट कर सकता था इंडिया में। तो हेमू के हार के साथ ही जो है मान लो कि वो खतरा ख़त्म हो गया, और इसमें जो है बैरम खान का बहुत बड़ा जो है रोल रहा। बैरम खान के पीरियड का ये मेजर एक अचीवमेंट माना जाता है। अब अकबर की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या रही, उसने मुग़ल एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए क्या किया। तो पहला जो अकबर ने पहले जो स्टेप्स लिए वो था कि नोबिलिटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको ख़त्म करना। तो जैसे कि उसने जो है उसका जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हकीम, उसके रिवोल्ट, जो कि काबुल का गवर्नर था, तो उसके रिवोल्ट को दबाया। फिर उज़्बेक्स, जो कि अकबर के बढ़ते कद के साथ अनहैप्पी थे, उनको भी शांत किया अकबर ने, ठीक है। फिर अकबर जो है उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू कर दी। उसने जो है मुग़ल एम्पायर के विस्तार की जो नीति थी उसको चालू कर दिया। वो जो है बहुत सारे राजपूताना के बहुत सारे राजपूत के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। फिर गुजरात में अफ़गान्स के साथ हुआ, गुजरात में और बिहार में, बंगाल में, और फिर दक्कन किंगडम में जो है, दक्कन किंगडम में भी उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर में। 1570 से लेकर 1585 के बीच में अकबर ने जो है गुजरात, बिहार और बंगाल के एरियाज़ को जो है कैप्चर किया, और अफ़गान्स का जो पावर था उसको काफ़ी घटा दिया। 1585 से 1591 के बीच में जो है अकबर ने अपना कंट्रोल काबुल, कंधार, कश्मीर और सिंध तक फैलाया। 1590 के बाद अकबर ने जो है डेक्कन पॉलिसी प्लान की, डेक्कन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाया, और इसके अंदर जो है और जो यहाँ के स्टेट्स थे उनको मुग़ल कंट्रोल में लाने का जो है प्लान शुरू किया। और ग्रेजुअली जो है मुग़ल टेरिटरी जो डेक्कन में था उसमें अहमदनगर, बेरार, खंदेश, ये सब आ गए। ओके, सो वेल आई मीन दिस वुड बी द एक्सपेंस ऑफ मुग़ल एम्पायर अंडर अकबर। तो बेसिकली लाइक नॉर्थ इंडिया के साथ साथ जो है वेस्टर्न इंडिया का भी कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर आ चुका था, और साथ ही साथ जो है इधर अफ़गानिस्तान तक का पूरा एरिया जो था वो सब भी जो है मुग़ल कंट्रोल के अंदर था, राइट। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न, डीप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं वो बचे हुए थे, वजह एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन भी रही होगी इस वक्त की। तो खैर अब इसके बाद आता है कि अकबर और राजपूत के बीच में क्या हुआ। तो अकबर जो है उसे ये पता था कि स्टेबल एम्पायर के लिए उसे जो है वो लार्ज टेरिटरी जो कि राजपूत किंग के अंदर हैं, राजपूताना में, उनके ऊपर उसे जो है कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो उसने जो है जहाँ कहीं भी राजपूतों को मान लो कि अपनी तरफ किया जा सकता था, ठीक है, उनको पटाया जा सकता था, उनको जो है पटाने की कोशिश की उसने, ठीक है। राजपूत किंग वगैरह को मुग़ल सर्विस में जो है अच्छा ओहदा दिया, उनको जो है मुग़ल नोबिलिटी के बराबर का जो है दर्जा दिया। फिर जैसे कि राजपूतों से शादी की, जैसे कि जोधाबाई के साथ उसने शादी की, जो कि राजबिहारी मल जो है उसकी बेटी थी, उनकी बेटी थी जयपुर के 1562 में। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो है अकबर ने जो है एक सेकुलर पॉलिसी दिखाई हिंदूज के प्रति। तो इस वजह से बहुत सारे जो राजपूत किंग वगैरह थे उन्होंने अकबर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में उसका साथ भी दिया।
अकबर ने जब अपने मुग़ल एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा था या बाद में उसको कंसोलिडेट कर रहा था, स्थापित कर रहा था, स्थिर कर रहा था, इसमें बहुत सारे राजपूतों ने जो है मदद की उसके। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसने देखा कि उसने जो है अकबर ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, जो उनके ट्रेडिशनल रूलिंग एरियाज़ थे उन राजपूतों के, उनको रिकॉग्नाइज़ किया, जैसे कि वतन जागीर, और इसके अलावा जो है उनको एडिशनल जागीर दिए गए राजस्थान के बाहर भी, है ना। तो मतलब जो उनके पास जो जागीर थी, वो जिस एरिया के रूलर थे वो एरिया तो उनको दिया ही गया, वतन जागीर, और साथ साथ उनको जो है एडिशनल जागीर दे दिया गया राजस्थान से बाहर। और इस तरीके से उसने क्या किया कि राजपूताना वगैरह के जो राजपूत थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, चाहे उनको पोस्ट ऑफर करके हो या मैरिटल रिलेशन के थ्रू हो, सब तरह से। अब इसमें एकमात्र राजपूत राजा जो कि अकबर के खिलाफ खड़ा हुआ वो था राणा प्रताप। ओके, तो राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे और उनके पुत्र अमर सिंह, तो ये दोनों जो है अकबर के खिलाफ खड़े हुए। तो अकबर ने जो है 1568 में खैर चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया और रणथंभौर पे 1569 में, और उसके बाद जो है हल्दी घाटी का जो है बैटल होता है फेमस, जो कि मुग़ल और राणा प्रताप के बीच में जो है लड़ा गया 1576 में, ठीक है, गोगुंडो हल्दी घाटी में। तो मुग़ल आर्मी जो है इसको लीड कर रहे थे मान सिंह, अम्बेर के मान सिंह जो थे वो मुग़ल आर्मी को लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है राणा सांगा जो थे, लेकिन उन्होंने जो है मुग़ल आर्मी के सामने जो है समर्पण नहीं किया, और राणा जो थे उन्होंने अपने बहुत सारे लॉस्ट टेरिटरीज को भी जो है रिकैप्चर करने में सफलता पाई, कुंभलगढ़ तक, और उन्होंने अपनी नई राजधानी जो है वो चावंद में बनाई, और इस तरह से वो जो है कह सकते हो कि मेवाड़ की शान बचाने में या मेवाड़ के ऊपर अपने शासन बचाने में सफल रहे थे। तो खैर ये रहा आपका जो है अकबर का रेन। और अकबर के टाइम में हम क्या नोटिस करते हैं, पहली बात सबसे पहले कि लाइक अकबर किस तरीके से जो है अकबर बैरम खान की रिजेंसी में जो है किस तरीके से अकबर जो है वो अपनी गद्दी को बचाने में सफल होता है। फिर उसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी होती है उसके अंदर कैसे पहले जो है वो अपने हाफ ब्रदर को शांत करता है, उज्बेक्स को शांत करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी अफ़गान पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद जो है राजपूताना के एरिया में जो है वो अपना जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। सब्सिक्वेंटली जो है अफ़गान्स जो होते हैं इंडिया में उनको जो है उनके पावर को वो रिड्यूस करता है, और सब्सिक्वेंटली जो है फिर डेक्कन की पॉलिसी को वो अडॉप्ट करता है और डेक्कन की तरफ के जो स्टेट्स होते हैं उनको अपने कब्जे में लाता है वो, राइट ना। उसके बाद जो है बारी आती है फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की, बट वी विल लुक एट दीज रूलर्स इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।